जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा 23 तारीख से शुरू हो रही है, 3 तारीख से शुरू हो रही है और आज आप लोगों का 30 तारीख हो चुका है। अब आपके पास मात्र फास्ट रिवीजन करने के लिए समय बचा है, जिसमें हम लोग आज हिंदी का 30 प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पीय, और साथ ही साथ 30 देखेंगे हम लोग पर्यावरण का, यानी जिसमें पर्यावरण, भूगोल, जीव विज्ञान, संविधान सभी पार्ट को शामिल किया गया है। आज की क्लास आप लोगों का अंतिम प्रहार का क्लास होने वाला है। शाम 7 बजे आप लोगों को पर डे 30-30 प्रश्नों का सेट, यानी कि 60 प्रश्न का इस 2 विषयों से सेट मिलने वाला है। आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ करके फास्ट रिवीजन में देख लिया करें, आपका समय ज़्यादा लॉस नहीं किया जाएगा। और परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। बिना डरे हुए पेपर की तैयारी करते रहें, बेहतरीन जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि भाषा का मूल कार्य क्या है? मनोरंजन, विचारों की अभिव्यक्ति, लेखन अभ्यास या फिर व्याकरण अध्ययन। तो मित्रों, भाषा का जो मूल कार्य होता है वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, मागधी, ब्रज या अवहट्ट? तो मित्रों, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले संस्कृत था। संस्कृत से फिर क्या आया? तो संस्कृत से आपका आया, संस्कृत से आया पाली। क्या आया? पाली आया। पाली से फिर क्या आया? तो पाली से आप लोग फटाफट बताते रहिए कमेंट में। पाली के बाद में आप लोगों का आया है क्या कहते हैं उसको, जो जैन लोगों की भाषा रही है। उसके बाद में अपभ्रंश आया है, फिर हिंदी आया। अपभ्रंश से ही हिंदी आई है और ये सौरसेनी अपभ्रंश से आया है। जैनों की भाषा क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, प्राकृत है। प्राकृत से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत का। आग है, दूध, मुख या काम? तो इसमें मुख मतलब मुंह होता है और यही आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है, अनुनासिक का चिन्ह है। अनुनासिक का चिन्ह इसमें से कौन सा है मित्रों? तो देखिए, ये तो आपका हलंत है। ये क्या है? चौथा वाला आपका हलंत है। तीसरा आपका विसर्ग है। दूसरा आपका अनुस्वार है, अनुस्वार। और पहला आपका अनुनासिक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द किस श्रेणी में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए आपका विदेशज विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो दिखाई ना दे उसके लिए सही शब्द है अल्प, अदृश्य, सूक्ष्म या फिर क्षीण? तो जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहेंगे, जो थोड़ा सा हो उसे अल्प कहेंगे। उसने रावण को मारा वाक्य में कारक है करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक? तो रावण को, ये कर्म कारक है यहाँ पर मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बालक खेल रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, मतलब कौन से प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त? तो बालक क्या खेल रहा है ये नहीं बताया गया, इसलिए इस वाक्य की क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है पठनीय, लेखनीय, दर्शनीय, श्रवणीय। तो जो पढ़ने योग्य है उसको पठनीय कहेंगे, जो लिखने योग्य है उसको लेखनीय, जो देखने योग्य है दर्शनीय, और सुनने योग्य है तो श्रवणीय। अगला है मित्रों, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरपन या फिर ये सभी? तो मित्रों, ये सभी सौंदर्य शब्द का, यानी सुंदर शब्द का संज्ञा रूप है, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, राम ही गया था वाक्य में अव्यय है राम, गया, था या फिर ही? तो मित्रों, राम क्या है? तो राम आप लोगों का संज्ञा है, गया आपका क्रिया है और था आपका सहायक क्रिया है। लेकिन ही क्या है? ये निपात है और निपात हमेशा अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, वह तेज दौड़ता है में तेज है। तेज क्या है? संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया। तो क्या है मित्रों, तेज शब्द इसमें क्रिया विशेषण है जो कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अगला प्रश्न है, कम बोलना मुहावरे का अर्थ है? चुप रहना, विवेकशील होना, डर जाना या मूर्ख होना। तो कम बोलना का मतलब है विवेकशील होना, मतलब कि बहुत ज़रूरत भर का बोलना, बेवकूफ़ी भरी बातों को नहीं बोलना। अगला है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है? स्नान करना, लज्जित होना, कमज़ोर होना या गीला होना। तो पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या है? अजेय, अपराजेय, विजयी या फिर पराजित। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय, जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए अपराजेय होता है। अगला प्रश्न है, काव्य का प्रमुख तत्व नहीं है? रस, छंद, अलंकार, वर्तनी। तो रस, छंद और अलंकार ये काव्य के तत्व हैं, लेकिन वर्तनी ये काव्य का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव है? क्रोध, उत्साह, भय, शोक। क्या है मित्रों? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्रोध है रौद्र रस का, भय है भयानक रस का और शोक है करुण रस का। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता हैं? कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या मीराबाई। तो सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्यधारा से संबंधित हैं? रीतिकाल, छायावाद, निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति। तो कबीर मित्रों निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का उदाहरण है? उपसर्ग का उदाहरण क्या है? खिलाड़ी, बेईमान, सुंदरता या फिर लिखावट। इसमें पूछ रहा है कि कौन से शब्द में उपसर्ग है? तो ईमान शब्द में बे उपसर्ग है, यानी बेईमान, यही इसमें उपसर्ग है। प्रत्यय का उदाहरण है? प्रत्यय इसमें से कौन सा है? अति है या फिर नी है या ता है या प्रा है। तो ता को छोड़कर बाकी सभी उपसर्ग हैं और ता क्या है? प्रत्यय है। अगला शब्द है वह। अगला प्रश्न है, वह विद्यालय गया। वाक्य का काल क्या है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। क्या है मित्रों? तो ये अगर हम लोग देखें तो वह विद्यालय गया मतलब जा चुका, और इस हिसाब से ये आपका क्या है? भूतकाल है, बीते समय की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? रटंत यानी रटना या व्याकरण ज्ञान या फिर संप्रेषण क्षमता या लेखन गति। तो क्या होता है मित्रों? भाषा शिक्षण में संप्रेषण क्षमता का विकास बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, बालकों में भाषा सीखने की पहली अवस्था है? लेखन, वाचन, श्रवण या फिर व्याकरण। तो सबसे पहले तो वो सुनना सीखें। क्या करें? सुनना सीखें, श्रवण करें। अगला प्रश्न है, सुनकर समझना कौशल कहलाता है? पठन, लेखन, श्रवण या वाचन। तो क्या कहलाता है? सुनकर समझने को श्रवण कौशल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अधिगम का पहला स्तर है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहला स्तर कौन सा है मित्रों? तो इसमें पहला स्तर है सुनना, दूसरा है बोलना, फिर है पढ़ना, फिर है लिखना। अगला प्रश्न है, कहानी विधा का मुख्य उद्देश्य है? उपदेश, मनोरंजन व शिक्षा, इतिहास, आलोचना। तो क्या है इसमें? तो इसका होगा मनोरंजन व शिक्षा। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य का मुख्य पाठक वर्ग है? मतलब बाल साहित्य को पढ़ने वाले ज़्यादातर कौन है? शिक्षक, विद्वान, बच्चे या फिर शोधार्थी। तो बाल साहित्य का मुख्य पाठक वर्ग बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में कविता शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है? रटवाना, अर्थ लिखवाना, भावात्मक प्रस्तुति या प्रश्नोत्तर। तो क्या है मित्रों? भावात्मक प्रस्तुति। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी विषय का रचनात्मक रूप है? साहित्यिक आलोचना, भाषा वैज्ञानिक शोध, भाषा दक्षता का मूल्यांकन या फिर निबंध लेखन।
रचनात्मक रूप इसमें निबंध लेखन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विज्ञान पढ़ाना, तथ्यों का रटंत ज्ञान, बालक को अपने परिवेश से जोड़ना या फिर परीक्षोन्मुख शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है बालक को अपने परिवेश से जोड़ना। अगला प्रश्न है, ईवीएस विषय मुख्यतः किस पद्धति पर आधारित है? विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित? ईवीएस किस पर है? बालक केंद्रित पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक या गणितीय? मित्रों, पर्यावरण अध्ययन में सभी घटक शामिल हैं, लेकिन गणितीय घटक इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या अपघटन? तो क्या कहलाती है मित्रों? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वर्षा पर, उद्योग पर, परिवहन पर या संचार पर? तो किस पर पड़ता है मित्रों? वर्षा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? कौन सा है मित्रों? तो इसमें से सौर ऊर्जा आप लोगों का प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, क्या है? घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन या फिर सभी? तो जल प्रदूषण में ये सभी भागीदार हैं, सभी बराबर प्रदूषण करते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में परियोजना विधि का मुख्य लाभ है? समय की बचत, रटंत ज्ञान, अनुभवात्मक सीख या फिर पाठ्यक्रम की समाप्ति? तो क्या होता है मित्रों? अनुभवात्मक सीख होती है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? प्लास्टिक, कांच, पत्तियां, पॉलीथीन? तो इसमें प्लास्टिक, कांच और पॉलीथीन का जैव अपघटन नहीं हो पाता, लेकिन पत्तियों का जैव अपघटन हो जाता है। जैव अपघटन मतलब जो सड़ गल जाएं। अगला है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? वाहन, पेड़, वर्षा या नदी? तो वायु प्रदूषण की बात हो रही है, जिसमें कि वाहन सीधे सीधे प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का संबंध है? जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, कचरा प्रबंधन या वन संरक्षण? तो किससे मित्रों? ये आपका कचरा प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है? कौन सा तरीका है? व्याख्यान, चर्चा, प्रत्यक्ष अनुभव या लिखित परीक्षा? तो सही दृष्टिकोण के लिए प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है? नदी, झील, कुआं या फिर मरुस्थल? क्या है मित्रों? जल का स्रोत नहीं है, तो इसमें से मरुस्थल जल का स्रोत नहीं है, बाकी ये सभी जल स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? वर्षा, वनों की कटाई, तेज हवा या सभी? तो अपरदन, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और ये इन सभी चीज़ों से होता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाठ्यपुस्तक कठिन है, बालक का अनुभव जुड़ता है, शिक्षक को सुविधा होती है, परीक्षा आसान होती है? तो क्या होता है मित्रों? बालक का इसमें अनुभव जुड़ता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर होता है, क्या होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या मांसाहारी? क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला का पहला जो स्तर है वो उत्पादक का होता है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित है? किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वैश्विक उष्मीकरण या मृदा प्रदूषण? तो किससे मित्रों? ये आपका वैश्विक उष्मीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? डीजल, कोयला, पवन ऊर्जा या केरोसिन? तो क्या है इसमें से? इसमें से पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है? निबंध लेखन, वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तर या परीक्षा? क्या मित्रों? पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण सबसे उपयुक्त तरीका है। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है
कथन का तात्पर्य है? जल का व्यापार, जल संरक्षण, जल प्रदूषण, जल परिवहन। तो जल ही जीवन है, ये जल संरक्षण को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सह शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य है? मनोरंजन, परीक्षा की तैयारी, समग्र विकास या पाठ्यक्रम समाप्ति। सह शैक्षिक गतिविधि के लिए समग्र विकास उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु शाकाहारी है? शेर, बाघ, गाय, लोमड़ी। क्या है मित्रों? तो इसमें गाय आपका क्या है? ये शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है? क्या सहायक है? जैव विविधता, औद्योगिकरण, शहरीकरण या प्रदूषण। तो पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए जैव विविधता आवश्यक है, सहायक है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन का सही तरीका है? केवल लिखित ज्ञान, मौखिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षा। तो मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, घरेलू कचरे का सर्वोत्तम निपटान है? जलाना, सड़क पर फेंकना, कूड़े में गड्ढे में डालना या पृथक्करण व पुनर्चक्रण। तो मित्रों, घरेलू कचरे का पृथक्करण व पुनर्चक्रण सबसे सही निपटान है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है? औद्योगिक विकास, स्वच्छता व स्वास्थ्य, कृषि विकास, शिक्षा विस्तार। तो क्या है इसमें? इसमें आपका स्वच्छता व स्वास्थ्य इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? निर्देशात्मक, दंडात्मक, सहायक व मार्गदर्शक, कठोर। तो क्या होना चाहिए? सहायक व मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? आँखों पर, कानों पर, त्वचा पर या हड्डियों पर। तो किस पर पड़ता है मित्रों? ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव कानों पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? सड़क दुर्घटना, भूकंप, दंगा या प्रदूषण। प्राकृतिक आपदा की बात हो रही है और ये आपका भूकंप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस विषय में अवधारणा निर्माण का अर्थ है? रटंत ज्ञान, परिभाषा याद करना, अनुभव के आधार पर समझ विकसित करना या परीक्षा पास करना। तो क्या होता है? अनुभव के आधार पर समझ विकसित करना। इस प्रकार से 30 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट किया आज हम लोगों ने भाग 4 के तहत। ऐसे ही समस्त प्रश्नों को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि प्रश्न आपके कैसे रहे, कितने उत्तर सही गए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।